30 साल के तो हैं दिखने में, पर बॉडी बिहेव कर रही है 55 साल। आपका शरीर अंदर से बूढ़ा फील करता है। मेरे ख्याल से मैक्सिमम लोग इस टाइम में इसी चीज से सफर कर रहे हैं। आपकी पीक एक्सरसाइज परफॉर्मेंस ये प्रेडिक्ट कर सकती है कि आप लंबा जिएंगे कि नहीं। यानी अगर मेरी उम्र 40 साल है तो मैं नाप सकती हूँ कि मेरी असली बायोलॉजिकल एज कितनी है। इस टाइम पहला ऐसा मार्कर है जो आपकी डेथ की प्रेडिक्शन को एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर सकता है। खाना ही दवा है और खाना ही जहर है, और हम खाने को जहर की तरह खा रहे हैं। इनफैक्ट डायबिटीज की स्टार्ट ही हर 2-2 घंटे में खाने से होती है। मूवमेंट इज मेडिसिन। चलना ही पड़ेगा, वेट लिफ्ट करना ही पड़ेगा। आप लोगों को ये भरोसा दे रहे हैं कि डायबिटीज होने के बावजूद आप फिट रह सकते हैं। पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा डायबिटीज होती क्यों है। प्रॉब्लम बर्गर नहीं है, प्रॉब्लम कोल्ड ड्रिंक भी नहीं है, प्रॉब्लम अल्कोहल या सिगरेट भी नहीं है, प्रॉब्लम है। इन स्टडीज को अगर आप लोगों को बताएंगे सो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की दवाइयां कैसे बिकेंगी। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, डायबिटिक पेशेंट में मैं जैसे ही खाना कम नहीं करता पर गेहूं को सब्स्टिट्यूट करता हूं मिलेट से। पुराने जमाने में बुजुर्ग कहा करते थे कि गेहूं फुला देती है। यहाँ बीमारियां हो या ना हो, अपना शरीर साथ ना दे, यही सबसे बड़ा नर्क है। उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में। उम्र का फलसफा वैसे तो इतना ही होता है, लेकिन फिर भी हमारे घर परिवार में जब भी कोई हमसे मिलता है तो आशीर्वाद में कहता है जुग जुग जियो। हर इंसान ये चाहता है कि उसकी उम्र लंबी हो, हर इंसान ये चाहता है कि वो 100 साल तक जिए। कुछ लोग तो ये भी सोचते हैं कि क्या अमर होने का कोई तरीका है। आजकल सोशल मीडिया समेत हेल्थ केयर इंडस्ट्री में भी जो रिसर्च चल रही है उसका सबसे बड़ा मुद्दा है लॉन्जेविटी। ये टर्म बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी है। लॉन्जेविटी यानी लंबी उम्र तक जितना ज़्यादा हम जी सकते हैं वो जीना। इसका कोई सीक्रेट होता है क्या? हमारे साथ आज डॉक्टर विवेक पाल सिंह हैं जो कि इंटरनल मेडिसिन के एक्सपर्ट हैं, BLK मैक्स हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं, और साथ ही साथ लॉन्जेविटी को लेकर जो आपके मन में सवाल होंगे कि कैसे 100 साल की उम्र पाई जा सकती है, क्या ये संभव भी है या नहीं, इसके लिए कोई तप करना पड़ता है या कोई बहुत सारी रिसर्च और PhD करनी पड़ती है। डॉक्टर साहब, लोग जब सोचते हैं कि 100 साल तक हम जी लें, इसका कोई सीक्रेट है, तो लोगों को लगता होगा नहीं ये तो कहीं किताबों में छिपा हुआ होगा, ये शास्त्रों में छिपा हुआ होगा। और अब हम देख रहे हैं कि साइंस भी इस पर बहुत रिसर्च कर रही है। तो क्या कोई ऐसी किताब है जिसे पढ़ने से समझ में आ जाए कि हम 100 साल कैसे जिएंगे? बहुत ही आसान और सस्ती और सिंपल किताब है। आप 100 साल पुराना जीवन जीना शुरू कर दीजिए तो शायद आप 100 साल लंबा जिएंगे। क्या बात है ये आपने बड़ा अच्छा सीक्रेट बताया है। तो आप सोचिए 100 साल पुराना जीवन होता कैसा था। तो ये आपको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। आपको अपना हो सकता है फ़ोन छोड़ना पड़े, हो सकता है आपको अपना पिज़्ज़ा और बर्गर भी छोड़ना पड़े, हो सकता है आपको अपनी कोल्ड ड्रिंक छोड़नी पड़े, हो सकता है आपको अपनी कार और बाइसिकल छोड़नी पड़े, आपको पैदल चलना पड़े, आपको धूप में तपना पड़े, आपको AC बंद करना पड़े। ये शरीर जो है ना, भगवान ने, कुदरत ने बहुत मेहनत करने के लिए बनाया, और हम लोग शायद एक ऐसी कंफर्ट, आरामदायक जोन में जा चुके हैं जहाँ पे हमें हर चीज़ थाली में रखी हुई चाहिए, बिना मेहनत करे मिल जाए, स्वादिष्ट खाना हो। ये कभी सोचेंगे भी नहीं कि उस खाने में कुछ पौष्टिक तत्व हैं कि नहीं। ये खाना हम अपने लिए खा रहे हैं कि अपने शरीर के लिए खा रहे हैं, इतना भी सोचने की क्षमता हम शायद खो चुके हैं। इस चक्कर में हो क्या रहा है, आजकल आप देखेंगे लॉन्जेविटी तो एक कंसेप्ट है, लोग बोल रहे हैं, आप देखेंगे यंग एज में लोग बीमार हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। बिल्कुल। सो लॉन्जेविटी कंसेप्ट तो बहुत अच्छा है, बहुत डिफरेंट है, पर क्या रियली लॉन्जेविटी अचीवेबल है? क्या हम इस पे वर्क कर पा रहे हैं? डॉक्टर साहब, जो बात आपने कही कि यंग एज में लोग बीमार पड़ रहे हैं, आजकल भी हम देखते हैं यंग एज में हार्ट अटैक के इतने वीडियोस आते हैं कि हर किसी को डर लगता है कि ये मेरे साथ ना हो जाए। दूसरी तरफ हम ये कहते हैं कि मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि हमारी एवरेज एज बढ़ गई है। yes. तो हम कहाँ फंसे हुए हैं? हम ज़्यादा जी रहे हैं लेकिन खराब जी रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसको सिंप्लीफाई करके बताता हूँ। देखिए, एक उम्र होती है जिसको हम कहते हैं क्रोनोलॉजिकल एज। इसका मतलब ये हुआ आप इस दशक में, इस महीने में, इस दिन पैदा हुए और आपने 70 साल अपनी जिंदगी जी, तो आपकी एज इतनी है। एक होती है बायोलॉजिकल एज, मींस आपके शरीर के जो सेल्स हैं वो इंडिविजुअल सेल्स के अंदर एजिंग क्लॉक है, जिसको हम आज की तारीख में डायरेक्टली इनडायरेक्टली नाप सकते हैं। तो उसकी क्लॉक और क्रोनोलॉजिकल क्लॉक में कितना फर्क है। ऐसा हो सकता है कि आप 30 साल के हों पर आपकी खराब लाइफस्टाइल,
आपकी पुअर ईटिंग हैबिट्स, आपकी एक्सरसाइज ना करने की आदत, आपके स्ट्रेस लेवल्स आपकी बायोलॉजिकल एज को फास्ट कर रहे हैं। मीन्स 30 साल के तो हैं दिखने में डेट ऑफ बर्थ के सर्टिफिकेट के हिसाब से, पर बॉडी बिहेव कर रही है 55 साल में। और ज्यादातर लोगों के साथ यही होता है। मेरे ख्याल से मैक्सिमम लोग इस टाइम में इसी चीज से सफर कर रहे हैं। बीमारियां तो अपना काम कर रही हैं, शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट डिजीज है, ये एक अलग एस्पेक्ट है। पर आप देखेंगे ज्यादातर लोगों को समस्या क्या है कि जी बहुत थकान है, चला नहीं जाता, सांस फूलती है, थकान रहती है, नींद नहीं आती, एनर्जी नहीं है, मोटिवेशन नहीं है, खुशी नहीं है, सब कुछ होने के बाद डिप्रेशन है। हो क्या रहा है कि आपने वो किया ही नहीं जिसके लिए आप पैदा हुए थे। आपने वो सब कुछ किया जो आपको नहीं करना चाहिए था। उसकी वजह से क्या हुआ, आपकी बायोलॉजिकल एज फास्ट हो गई है और आपका शरीर अंदर से बूढ़ा फील करता है। और ये पैरामीटर्स नापे जा सकते हैं। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल, डायरेक्टली भी नापे जा सकते हैं और इनडायरेक्टली भी नापे जा सकते हैं। यानी अगर मेरी उम्र 40 साल है तो मैं ये नाप सकती हूँ कि मेरी असली बायोलॉजिकल एज कितनी है। इसके कुछ इनडायरेक्ट पैरामीटर्स हैं, जैसे अगर आप एक वॉच पहने जो कि एक स्पोर्ट्स वॉच या स्मार्ट वॉच है, तो वो आपके शरीर के बहुत सारे पैरामीटर्स चेक कर सकती है। जैसे एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपने पहनी, हाँ मैंने पहनी हुई है, तो मेरी घड़ी या इस तरह की और घड़ियां या और गैजेट्स आपका रेस्टिंग हार्ट रेट नापते हैं। रेस्टिंग हार्ट रेट का मतलब है जब आप सो के उठते हैं या आप सोए हुए होते हैं उस टाइम में आपका हार्ट रेट कितना रहता है। जितना लो है उतना अच्छा है, उतना अच्छा, ऐसा नहीं कि जीरो हो जाए, उसमें तो आप मर जाएंगे। सो जितना लो से अगर आपका हार्ट रेट 40 साल की उम्र में 40 है ना, आई थिंक आपकी उम्र बहुत लंबी होने वाली है। ये इनडायरेक्ट मार्कर है। अच्छा। दूसरा एक पैरामीटर ये घड़ी नापती है VO2 मैक्स। VO2 मैक्स का मतलब होता है जैसे आप रनिंग कर रहे हैं या आप साइकिलिंग कर रहे हैं और पूरे दम से साइकिल कर रहे हैं, पूरे दम से दौड़ते हैं, तो आपकी बॉडी ऑक्सीजन कंज्यूम करेगी। बिल्कुल। और उस ऑक्सीजन कंजम्पशन को हम नाप सकते हैं हार्ट रेट से और मास्क से। ऐसी मशीन्स हैं और इजी दिल्ली में भी होती हैं ये सब चीजें। आप VO2 मैक्स को अगर देखेंगे तो अगर आपकी VO2 मैक्स आपके एज मैच्ड इंडिविजुअल, मींस आपकी एज के और लोगों के हिसाब से ज्यादा है, सो आपके लंबा जीने की संभावना बहुत अधिक है। इनफैक्ट VO2 मैक्स इस टाइम पहला ऐसा मार्कर है जो आपकी डेथ की प्रेडिक्शन को एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर सकता है। वो ये भी बता सकता है। यस, मींस अगर आपकी VO2 मैक्स इस कैटेगरी मतलब पहले 10% में है, टॉप 10, सो आप शायद 80-90 साल जीने वाले हैं। सो आप समझ रहे हैं। सो आज हम क्या खा रहे हैं ये नहीं बताने वाला कि आप 90 साल जिएंगे कि नहीं, पर आज आपकी पीक एक्सरसाइज परफॉर्मेंस ये प्रेडिक्ट कर सकती है कि आप लंबा जिएंगे कि नहीं। तो डॉक्टर साहब, वेजिटेरियंस को प्रोटीन का स्टोर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? एक तो सबसे आसान तरीका, लोग क्या करते हैं, प्रोटीन के सप्लीमेंट्स ले आते हैं कि हमारा जो स्टोर है इससे पूरा हो जाएगा। क्या ये तरीका सही है? देखिए, पहली बात तो प्रोटीन बनते हैं अमाइनो एसिड से जी, और आपकी बॉडी में एक अमाइनो एसिड पूल ऑलरेडी है जो हम डेली इकट्ठा करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आज आपने वे प्रोटीन का शेक बना के पी लिया तो कल आपकी मसल्स थोड़ी सी मोटी हो जाएगी, ऐसा नहीं है। पहली चीज है, क्या वो प्रोटीन बॉडी यूज करेगी? तो जैसे कोई आदमी सीडेंट्री है, बीमार है, अब आप उसको प्रोटीन शेक दे रहे हैं, आप प्रोटीन से क्या कर रहे हैं? प्रोटीन से आप उसकी शुगर बढ़ा रहे हैं। प्रोटीन डायरेक्टली कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है शुगर्स में, क्योंकि मसल्स में एनाबॉलिक स्टिमुलस नहीं। एनाबॉलिक स्टिमुलस क्या है? वेट लिफ्टिंग, क्योंकि आपने कुछ किया नहीं, उसको खर्च करने आपने रेजिस्टेंस ट्रेनिंग नहीं करी। सो दोनों चीज साथ में, आपकी मसल्स को आपको एक्टिव करना है, फिर वो प्रोटीन पूल से प्रोटीन को खींचेंगी और यूज करेंगी। खाली प्रोटीन खा लिया, शेक्स पी लिए, काम नहीं चलेगा। दूसरा, शेक में एक इशू ये है कि शेक्स आर नॉट नेचुरल। मैं वे प्रोटीन के अगेंस्ट नहीं हूं, पर अगर मैं एग्स को एक जगह रखता हूं और उसी अमाउंट का वे प्रोटीन को एक जगह रखता हूं, आई विल गो फॉर एग्स। रीजन, एग्स आर फूड। आपके पेट में सटाइटी होती है, ब्रेन के पास कुछ केमिकल्स का इंटरप्ले है, ग्रेलिन लेप्टिन का एक इंटरप्ले है, स्टमक से ब्रेन बातें करता है, राइट? जब आप शेक पीते हैं आपको सटाइटी नहीं होती, पेट नहीं भरेगा आपका। पर अब जब आप फूड खाएंगे, आप बाजरे की रोटी खाएंगे, आप मटन खाएंगे, उसके साथ में घी खाएंगे, पेट भरेगा, दिमाग को लगेगा कुछ खाया है। इसका एक अलग इम्पैक्ट है आपकी बॉडी में। बिल्कुल, ठीक है। तो
कई लोग हाई प्रोटीन डाइट की बात करते हैं, कई लोग लो प्रोटीन के फेवर में हैं। ऐसा भी कहा जाता है जो थोड़े लो प्रोटीन खाते हैं उनकी लॉन्जेविटी ज़्यादा है। अच्छा। हाँ, एक केमिकल है एमटॉर, उसका इंटरप्ले होता है। सो वेरी हाई प्रोटीन इज नॉट लिंक्ड विद लॉन्गर लाइफ। अच्छा। मॉडरेट और स्लाइटली लो कंजम्पशन, थोड़ा कम या मॉडरेट कंजम्पशन, पर्टिकुलरली प्लांट प्रोटीन का आप कर रहे हैं तो ये स्टडीज हैं, राइट। पर प्रोटीन आप खा रहे हैं, अगर एक्सेस खाएंगे भी तो बॉडी उसको एनर्जी सोर्स में कन्वर्ट करके फैट में कन्वर्ट कर लेगी। तो इंडियन डाइट में प्रोटीन है ही नहीं। वी आर प्रोटीन डेफिशिएंट नेशन। वेजिटेरियंस की थाली में तो और प्रोटीन ढूंढना एक नहीं, मैं कई बार ऐसे कहता हूँ, देखिए 4 अंडे में 24 ग्राम प्रोटीन है। अंडा तो वेजिटेरियन खाता नहीं। बट एक एग्जांपल है, 4 अंडे में 24 ग्राम प्रोटीन है जी। आपको 24 ग्राम प्रोटीन खाना है वेजिटेरियन सोर्स से अब इसी टाइम, तो आपको ये देखना पड़ेगा। राजमा से चलिए आप प्रोटीन लेते हैं, राजमा में 20% प्रोटीन है, 100 ग्राम में 20 ग्राम, तो 24 ग्राम के लिए आपको 110 ग्राम खाना पड़ेगा। अब आप 110 ग्राम राजमा का मतलब क्या हुआ, इतना सारा राजमा। तो आपको कटोरे भर के दाल खानी पड़ेगी, बेला भर के दाल जैसे गांव में खाते थे वैसे आप कटोरी में नहीं खाएंगे। और फिर आपको रोटी हटा देनी चाहिए एग्जैक्टली। जो आप करेंगे नहीं। सो आप सैलेड खाइए, आप खूब सारा घी डालिए, आप दाल अच्छे से खाइए, लेंटिल्स, कोई मना नहीं करता, आपको प्रोटीन मिलेगा। प्रॉब्लम है द वे वी ईट फूड। आप बहुत सारे चावल खाएंगे, आप बहुत सारी रोटियां खाएंगे, दाल आपकी बहुत कम होती है। प्रोटीन्स वेजिटेबल्स में भी ऐसा नहीं कि लौकी तोरी टिंडे में प्रोटीन नहीं है, कम वो है। जो एक संतुलित भोजन की थाली अक्सर हम देखते हैं, NIN भी हर साल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन जारी भी करता है, उसको बदलने की जरूरत है क्या? उसमें रोटियों की मात्रा बहुत ज्यादा बदलने की जरूरत है। बहुत पुराना है वो फूड पिरामिड, बहुत पुराना फूड पिरामिड है जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स को फोकस्ड किया गया है स्पेसिफिकली। देखिए क्या था ना, आप इंडिया की बात करें तो 1960 से पहले जब ग्रीन रिवॉल्यूशन नहीं हुआ था तो हमारे देश में गेहूं नहीं खाते थे, मिलेट्स खाते थे जी। मिलेट्स में प्रोटीन ज्यादा है जी। और आपका क्वालिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स व्हीट की तुलना में डिफरेंट है, ग्लूटेन फ्री है। पर दिक्कत मिलेट्स में क्या थी, उसकी पैदावार सीमित थी। थोड़ी सी जगह में बेचारे छोटे से किसान ने उगाया, ये अपने लिए निकाल लिया। अब आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, आपको जनता को खिलाना है, तो हमें गेहूं को आयात करना पड़ता था, बाहर से मंगाते थे, उसकी क्वालिटी बहुत खराब होती थी। फिर हमने अपना एक गेहूं बनाया, हाइब्रिड गेहूं। तो पहले गेहूं का पौधा छोटा होता था, उसका दाना भी छोटा होता था। अब गेहूं का पौधा बड़ा होता है, उसके दाने भी मोटे होते हैं, उसमें ग्लूटेन की मात्रा ज्यादा है। तो आप देखेंगे ग्लूटेन आपकी बॉडी में, कुछ जो लोग हैं उनमें इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करता है। आपको आर्थराइटिस, पुराने जमाने में बुजुर्ग कहा करते थे कि गेहूं फुला देती है। हाँ बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। सो मैंने मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, डायबिटिक पेशेंट में मैं जैसे ही खाना कम नहीं करता पर गेहूं को सब्सटीट्यूट करता हूँ मिलेट से, मैं देखता हूँ कि उसी पेशेंट की उसी वजन पे शुगर लेवल्स नीचे की तरफ आने शुरू हो जाते हैं। सो कहीं ना कहीं खाना बहुत इंपॉर्टेंट है इन चीजों में। जैसे आपने कहा खाना ही दवा है। बिल्कुल बिल्कुल। एक शेर है, एक आदत सी बन गई है तू और आदत कभी नहीं जाती। भारतीयों की जो सबसे बड़ी समस्या है वो वही भारतीय थाली है जो हमारी आदत में शुमार हो चुकी है, जिसमें चावल और रोटी के बिना हम खाने को खाना मानते ही नहीं हैं। लेकिन डॉक्टर साहब जैसे बता रहे हैं कि दाल खाइए, राजमा खाइए, फिर चावल और रोटी को हटा भी सकते हैं। इस सोच तक अपने आप को पहुंचाने में मुझे लगता है अभी हमें समय लगेगा। डॉक्टर साहब, ये सवाल मेरे से मेरे पेशेंट्स अक्सर बोलते हैं कि रोटी नहीं खाएंगे तो धीरे धीरे चेंज करेंगे जी। तो मैं एक फिलोसॉफिकल आंसर उनसे कहता हूँ कि आपको ये भरोसा है कल आप सुबह उठेंगे? तो आंसर होता है पता नहीं। मैंने कहा ध्यान आराम से सोचिए, क्या ये गारंटी है कि कल सुबह उठेंगे? वो कहते हैं नहीं। तो मैंने कहा एक्शन अभी लेना है, नहीं है टाइम। देखिए एक तरफ हम बात कर रहे हैं कि यंग लोग में बीमारियां आ रही हैं और उनको कुछ हो रहा है, किसी को हार्ट अटैक हो रहा है, किसी को किडनी के रोग हो रहे हैं, किसी को, तो हम एक्शन लेने में देरी क्यों करते हैं? ये शरीर किराए का नहीं है। ऐसा मौका नहीं मिलेगा कि आपका ये शरीर खराब हो जाए और आप इसको बदलवा पाए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आप कुछ भी जतन कर लीजिए, ऑप्शन अभी है भी नहीं हो सकता। आप कितनी पूजा पाठ कर लीजिए, मंत्र पढ़ लीजिए, पूजा जो चढ़ावा चढ़ाना चाहिए, भगवान जी आपकी हेल्प नहीं करेंगे, आपको अपनी हेल्प खुद करनी पड़ेगी। सो अगर ये अकल आ गई मिडिल एज में तो शायद बुढ़ापा ठीक कटेगा। नहीं तो याद रखिए आजकल जमाना ऐसा है, बच्चे कहीं और जाके सेटल हो जाएंगे, हस्बैंड वाइफ में से एक ही जिंदा बचेगा और वो अकेले इंसान के लिए बुढ़ापे में जिंदगी काटना बहुत मुश्किल है।
बीमारियां हो या ना हो, अपना शरीर साथ ना दे, यही सबसे बड़ा नर्क है। बिल्कुल सही बात है। तो आपका शरीर आपका साथ दे, उसके लिए हम कुछ पॉजिटिव आंकड़ों के साथ आपको छोड़ते हैं। एवरेज एज यानी कि औसतन आप कितना जिएंगे, वो कुछ साल पहले 37 साल थी, अब 73 तक पहुंच चुकी है। आंकड़े ये भी कहते हैं कि 8,000 में से कोई एक व्यक्ति ऐसा ज़रूर होता है जो 100 साल की उम्र अचीव कर लेता है। वो व्यक्ति आप भी हो सकते हैं, बशर्ते आज ही अपने खाने को दवा की तरह इस्तेमाल करें, जहर की तरह नहीं। आप ही की लाइन को मैं कोट करते हुए इसको सम अप करूंगी। थैंक यू सो मच। मुझे लगता है लोग थोड़े जगे होंगे और आज अपनी थाली को रिविजिट करेंगे। थैंक यू सो मच, इट वाज अ प्लेजर। सेम हियर सर, थैंक यू।